जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, जिस तरीके से इस समय पर पाकिस्तान के अंदर सिचुएशंस बनी हुई हैं, कभी खबर आ रही है कि बलूचिस्तान के अंदर आटा खत्म हो गया, कभी खबर आती है कि आटा जहां बांटने लगे वहां पर पूरा का पूरा माहौल जो है वो इस तरीके का भगदड़ वाला हो गया कि सिचुएशंस टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक आदमी जो है वो धक्का मुक्की में मारा गया और ऊपर से कभी सिचुएशन कुछ है कभी कुछ। ऐसे बुरे हालात में जब बहुत बुरे सिचुएशंस चल रही हो, इन बुरे हालात में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगता है या पाकिस्तान को धमकी मिलती है अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान एक दावा कर रहा होता है कि मत भूलो हम ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स हैं, बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े एम्पायर हमारे यहाँ आके फेल हो गए हैं और इस बार पाकिस्तान का नंबर है। सोच कर देखिए, अगर आपका पड़ोसी जो बहुत ज्यादा आपसे कमजोर है, कुछ है नहीं, दुनिया उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रही और वो आपकी ऊपर डिपेंडेंट है, आज वो देश आपको खड़े होके दावा कर रहा है कि ध्यान से रहना, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का कब्रिस्तान अफगानिस्तान बन जाए। तो सोचिए, एक टर्म बार बार यहां यूज हो रही है, एक शब्द आ रहा है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। अब सवाल ये है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी साम्राज्यों का कब्रिस्तान, और यहां पर ये जो साम्राज्यों का कब्रिस्तान है ये अफगानिस्तान को ही क्यों कहा गया, ये सोचने वाली बात है कि अफगानिस्तान जो इस टाइम पर बड़ा डोमिनेटिंग सिचुएशन में है, खुलकर जैसे कहते हैं ना तालिबान, कि ध्यान रखना हमने इसको हराया उसको हराया ऐसे हराया, और इस समय पर पाकिस्तान जो अपने आप में एक न्यूक्लियर स्टेट है, अल्ट्रा प्रोफेशनल आर्मी उसके पास है, लेकिन वो उसको धमकी देने वाला अफगानिस्तान ये कह रहा है कि याद करो इंडिया ने जो तुम्हारा हाल किया था उससे कहीं बुरा हाल हम करेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें शर्मसार होना पड़ जाए। दोस्तों, यहां सोचकर देखिए अफगानिस्तान के लोगों का, तालिबान का कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी तैसी फालतू बोले तो धो दिए जाओगे। ये जो शब्द कहे जा रहे हैं ना दोस्तों, इसके पीछे के लॉजिक को यदि समझा जाए कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो ये एक शब्द हमारे दिमाग में बार बार कौंधता है कि यार ये ग्रेवयार्ड है क्या, ये कब्रिस्तान है क्या, ये तो पता लगे कब्रिस्तान क्या है। तो और किसने कहा, सबसे बड़ी बात, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये जो फ्रेज या जो शब्द यूज किया है, ये असलियत में अमेरिकन्स ने यूज किया था प्रोपेगेंडा वॉर के लिए कि अफगानिस्तान इज गोइंग टू बी प्रूव्ड एज ग्रेवयार्ड फॉर सोवियत यूनियन, के सोवियत यूनियन के लिए ये जो है ये ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान प्रूव होगा और सोवियत एम्पायर जो है वो खत्म होगा। इसी का नेक्स्ट लेवल जो है, इसे कह दिया गया कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। और मजे की बात यह है, उसके बाद अमेरिका का जो हाल हुआ उसको देखते हुए दुनिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से भरोसा करने लग गई कि भाई अफगानिस्तान इज ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। और उससे ज्यादा नेक्स्ट लेवल ये कि अब अफगानी इस चीज को कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि यस, इंडिया अफगानिस्तान इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, और वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की तैयारी के अंदर लगे हुए हैं। मैं अभी उस चीज के ऊपर नहीं जा रहा कि मतलब अफगानिस्तान जो है उसको हम ग्रेवयार्ड, मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में इंडिया का क्या होगा, इंडिया का क्या रोल है, ये सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर जाकर देखते हैं कि क्या सच में अफगानिस्तान जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स रहा है। क्या सच में अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी साम्राज्यों का कब्रिस्तान रहा है? क्या सच में ऐसा है? तो इतिहास अगर हम उठाकर देखें तो मोटा मोटा इतिहास
एंशिएंट हिस्ट्री, देखो यार, मानो या ना मानो, मैं अब क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ाने की कोशिश कर लेता हूं, अब क्योंकि हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हिस्ट्री की रोशनी के अंदर मोटे तौर पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या मामला सही है, क्या गलत है और किस तरीके से हमें देखना है। रूट्स को देखो, इतिहास में कि आज जो भी भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कि जिसे कहते हैं कि भू राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, वो हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, उनकी जड़ें आपको कहीं ना कहीं इतिहास के अंदर मिलेगी। तो मेरी कोशिश है आपको इतिहास से जड़ निकाल के पकड़ा देना। देखो, अलग अलग लेवल है, बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, अखबारों की कटिंग वगैरह, मैं उस पर बात नहीं करता। बहुत से हैं, एक खबर मिली, उस पर सिर्फ गाली गलौच या इंफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तुम ऐसे तुम वैसे, मैं वो भी नहीं करूंगा। देखो यार, टिपिकली एक टीचर हूं, आप अपनी थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो सिचुएशन को डीप लेवल पर समझना चाहते हैं, भले ही यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे लेकिन समझना चाहते हैं, तो ज्ञान है, कोशिश करते हैं कि सबको प्राप्त हो और हमारे पास जो है हम उसको साझा करें। तो इतिहास में चाहे हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास को देखें या मिडीवियल हिस्ट्री यानी आधुनिक मध्यकालीन इतिहास को देखें, तो जो कंसेप्ट ऑफ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है, उसमें अफगानिस्तान कहीं पर भी नहीं ठहरता। ये अफगानिस्तान असलियत में, बात को समझिएगा कि ये जो अफगानिस्तान है, ये हमेशा फ्रंट पोस्ट ऑफ इंडियन एम्पायर्स रहा है। फ्रंट पोस्ट ऑफ इंडियन एम्पायर्स रहा है, यानी भारत में जो जो साम्राज्य रहे, उन सभी साम्राज्य की अग्रिम चौकी के रूप में अफगानिस्तान रहा है। ये याद रखिएगा। कैसे? अब हमारे सामने ये मैप है, इस मैप को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहां पर हमें समझ में आएगा कि दोस्तों, अफगानिस्तान जो है, इंडिया का नेचुरल बॉर्डर हमेशा से, जो ये हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस और उसके बाद यहाँ ये जो मकरान डेजर्ट है, यानी मकरान जो क्या नाम है, रेगिस्तान है, वो हमेशा एक नेचुरल बॉर्डर रहा है। और यहाँ जब जब इंडियन एम्पायर, बड़ा इंडियन एम्पायर डेवलप हुआ, चाहे आप उसमें मौर्यन एम्पायर की बात करें, चाहे आप उसमें मुगल एम्पायर की बात करें, भारत में मौर्यंस और मुगल्स के एम्पायर अब तक ये माना जाता है सबसे बड़े रहे हैं। एक एंशिएंट पीरियड में था, एक मिडिवियल पीरियड में था, एक प्राचीन काल में था, एक मध्य काल में था। तो इन दोनों की जो खास बात है वो ये कि काबुल और कंदहार यहां जो मौजूद हैं, इन दो चौकियों के ऊपर, इन दो शहरों के ऊपर मौर्यंस का भी कब्जा था और मुगल्स का भी कब्जा था। यहां आप देखें तो ये जो खुरासान शब्द है जो आ रहा है, वो इस टेरिटरी के एक हल्के फुल्के भाग को देखा जाता है जो आज भी खुरासान इलाका है। वहां अगर आप देखें तो यहां जब जब, और ये इलाका सेंट्रल एशिया है, जब जब सेंट्रल एशिया की कोई भी ताकतवर, कोई भी शक्ति ताकतवर होती, जब जब मध्य एशिया में या जब जब ईरान में, यहां इस एरिया में ईरान यानी पर्शियन एक एम्पायर हमेशा से रहा है, पर्शियन एम्पायर। अगर आप यहां पर देखेंगे तो अफगानिस्तान जो है, यहां ये हमेशा सेंट्रल एशिया, ईरान और इंडिया के यूं कहें कि एक तरीके से जिसे कहते हैं कि कॉमन पॉइंट्स पर आ रहा है, जहां पर तीनों की तीनों पावर्स आपस में मिलती हैं। इंडिया की पावर जब मजबूत हुई तो उसने कहीं ना कहीं काबुल कंदहार पे कब्जा रखा। जैसे मौर्यंस ताकतवर थे, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक के टाइम पीरियड तक अगर आप देखें, जब तक शक कुषाण नहीं आए थे, तब उसके बाद तक, अशोक के बाद तक, जब तक शक कुषाण नहीं आए, तब तक काबुल कंदहार लगभग 150 साल तक इंडिया के कंट्रोल में रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसी तरीके से अगर आप मुगल्स के टाइम पर देखें तो मुगल्स के टाइम पर भी काबुल, कंधार, काबुल तो 1556 जब से अकबर ने इस पे कंट्रोल किया, उससे पहले भी हुमायूं के कंट्रोल में था लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा नहीं किया था। 1556 जब से अकबर बैठा तब से लेकर काबुल तो 1739 तक, यानी लगभग 200 साल तक मुगलों के कब्जे में रहा। और इन दोनों में खासकर मुगल्स में एक खास बात ये कि यहाँ पर राजपूत और जाट फोर्सेस को भेजकर काबुल के अंदर बिठा दिया जाता और 200 साल तक राजपूतों और जाटों ने काबुल के ऊपर अपना दबदबा इस तरीके से बनाए रखा कि काबुल की कभी हिम्मत नहीं पड़ी आवाज उठाने की, बल्कि यहां तक जब राजा मान सिंह पकड़ पकड़ के धो रहे थे इन अफगानियों को, तब वहां से अफगानी जो वो कबीले थे वो आके कहते हैं कि भाई तू हमें हरा रहा है, हम मानते हैं, बस ये काफिर जो है, काफिर मतलब हिंदू, इसके हाथ मत मरवा। सोच कर देखिए, इतना खौफ राजपूतों के नाम का अफगानों के अंदर था। और अकबर शायद कभी भी, मुगल्स शायद कभी भी काबुल पर कब्जा ना कर पाते, जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां थी। एक लड़ाकू कौम जो मार के भाग जाती है और उसे फील है कि वो लड़ाकू है अफगान, और यहाँ की रियल वाली लड़ाकू कौम ये राजपूत और जाट, ये वहां जाकर बैठते हैं, ये बस इनके साथ यही है कि भागते नहीं है, तब तक या तो मरेंगे या मारेंगे, भागेंगे नहीं। ये हारे इसलिए क्योंकि भागे नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए टाइप की बात, कि या तो जीत के आएंगे या मर के आएंगे। पीछे जब मुगल्स ने अपना वेट रखा तो इनको इनकी असली ताकत अल्टीमेट लेवल पर दिखाई दी और ना भागने का इनको रिवॉर्ड वहां मिलना शुरू हुआ, और अफगानिस्तान के ऊपर जाटों और राजपूतों ने 200 साल तक मुगलों का झंडा थामे रखा। तो ये कहना कि अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर से, देखो यार 200 साल तक तो दुनिया का कोई एम्पायर हमेशा मजबूत बना रहा हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ऊपर नीचे मामला चलता रहता है, साम्राज्य जो है वो बनते हैं, बिगड़ते हैं, और लगभग 150-200 साल उनके चलते हैं। तो ये कहना कि हमेशा से ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स रहा या हमेशा से साम्राज्यों का कब्रिस्तान रहा, तो मेरा मानना यह है अफगानिस्तान एंशिएंट और मिडीवियल पीरियड में तो साम्राज्यों का कब्रिस्तान नहीं था, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा इफेक्टिवली सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से अगर इन अफगानियों को किसी ने रूल किया, अगर अफगानिस्तान पे किसी ने हैंडल किया, तो वो इंडियन पॉलिसीज रही हैं, इंडियन पावर्स रही हैं। भारतीय शक्तियों ने, भारतीय पावर्स ने, भारत की नीतियों ने काबुल और कंधार को हमेशा कंट्रोल करके रखा, क्योंकि हमारी आउटपोस्ट है। आउटपोस्ट भी इतनी ज्यादा नेचुरल कि इंडिया यहाँ है और इंडिया के यहाँ पर पहाड़ के दूसरी तरफ काबुल और कंधार दो शहर मौजूद हैं, ताकि अगर कोई दुश्मन आता है तो उसे काबुल और कंधार के अंदर रोका जा सके, वो इंडिया की मेन लैंड में एंटर ना करे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे समझिए कि असलियत में है क्या मामला। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट लेवल समझते हैं हम कि अब आ जाते हैं मॉडर्न एज में। तो असलियत में ये जो यूरोपियंस है, ये एक तो साइकोलॉजिकल गेम खेलने के लिए अफगानिस्तान में ऐसा करते हैं, लेकिन मॉडर्न एज यानी आधुनिक युग को अगर उठाकर देखा जाए तो ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स नजर आने लगा दुनिया को। उसके पीछे दो फैक्टर्स मौजूद हैं। एक, ग्लोरियस मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, एक तो अफगानिस्तान की ग्लोरियस मॉडर्न हिस्ट्री, जो उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मोटिवेट करती है, बहुत ज्यादा ग्लोरियस नहीं
लेकिन अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को उठाकर देखते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ जो मार्शल कम्युनिटीज हैं अपने पुरखों की अचीवमेंट्स के नाम पर बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं, वैसे ही यहाँ अगर हम देखें तो ग्लोरियस मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं इसके बाकायदा एग्जांपल्स दूंगा। दूसरी तरफ इस मॉडर्न एज में जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अफगानिस्तान है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अफगान सिचुएशन, इसको समझने की मुझे ऐसा लगता है या तो अफगान सिचुएशन को समझने की कैपेसिटी या कैलिबर किसी भी पावर में है ही नहीं, ये समझ लीजिए। किसी भी पावर में या अब तक जो हम मॉडर्न सुपर पावर्स देख रहे हैं, मॉडर्न सुपर पावर्स जो हम देख रहे हैं, इन मॉडर्न सुपर पावर्स में कभी भी अफगानिस्तान की परिस्थितियों को समझने की कैलिबर रहा ही नहीं, कैपेसिटी नहीं रही, ताकत नहीं रही। और क्योंकि मॉडर्न सुपर पावर्स को ये सिचुएशन समझने की कैलिबर नहीं रहा, कैपेसिटी नहीं रही, यही एक कारण है कि चाहे हम ब्रिटेन का हाल देखते हैं, चाहे हम यूएसएसआर जो बना उसका हाल देखते हैं, चाहे हम यूएसए बना, तीनों के मामले में हमें एक चीज बहुत कॉमन नजर आती है कि इन तीनों ने अफगानिस्तान की सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल फॉर्म में देखा। कभी भी इन्होंने अफगानिस्तान को जेन्युइनली ध्यान देने की कोशिश की ही नहीं। अगर इन्होंने अफगानिस्तान की सिचुएशंस को जेन्युइनली समझने की कोशिश की होती या उसे अंडर एस्टिमेट करके ना चले होते तो यहां पर इनमें से किसी भी पावर को मुंह की खानी ना पड़ती, ये समझ लीजिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको देख के बताऊं, मामले को यहां अगर देखा जाए तो हमें समझ में आता है कि सबसे पहले मैं इस ग्लोरियस पास्ट की बात करता हूं कि उस ग्लोरियस पास्ट में अफगानों के पास क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं अपने बच्चों को बताने के लिए कि हमारे पुरखों ने ये यहां और इस तरीके से इस पावर को हराया था। देखिए, सबसे पहली सिचुएशन 1761 में आती है। 1761 में सबसे पहली सिचुएशन जो है वो आती है, वो आपको दिखाई देगी अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हमें दिखाई देगी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसमें हमें ये सिचुएशन दिखाई देती है। सबसे मजे की बात ये कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अब्दाली वर्सेस मराठास, ये देखने को मिला। अब देखो यार, इंडियन है, मराठा पावर का गुणगान करना है तो और रियलिटी है, मराठे बहुत ताकतवर थे। इंडिया की शायद ही कोई ऐसी पावर कभी रही हो इंडिया में जब मराठों की पावर का उदय हुआ, यानी अप्रोक्सीमेट 1650s से शुरू हो जाए, जब से शिवाजी ने मराठा पावर की नींव रखनी शुरू हुई, और 1676 में जब उन्होंने छत्रपति का पद धारण किया, तब से लेकर और मराठे अप्रोक्सीमेट 1803 जब वो दिल्ली हारे, तब तक ये लगभग 150 साल का टाइम ऐसा था। मराठों ने इन 150 साल के अपने पावरफुल इतिहास में शायद ही हिंदुस्तान की कोई ताकत छोड़ी हो जिसको पकड़ के धोया ना हो और उससे टैक्स ना वसूला हो, जैसे कहते हैं ना, प्रोटेक्शन मनी हफ्ता वसूली ना की हो। मराठों की घोड़ों की टाप इतनी ताकतवर थी कि कटक से लेकर अटक तक मराठा पावर ही यहां पर आपको दिखाई देगी। कटक से लेकर अटक, सोचिए
यहाँ सिंधु नदी के किनारे एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर उस टाइम पर होता था जिसे कटक कहते हैं। और अगर यहाँ से काबुल की दूरी देखो, जहां आज के दिन इस्लामाबाद है, वहां से काबुल की दूरी देखो तो आपको महज कुछ 100 किलोमीटर नजर आएगी, 600-700 किलोमीटर। और यहां से लेकर कालीकट के या उड़ीसा के कटक तक, और पूरे जम्मू कश्मीर देख लो, सिंध से लेकर राजपूत से लेकर जितना भी उत्तर भारत है, बंगाल के अलीवर्दी खान को तो पकड़ के धोया का मुर्गा बना दिया था। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मराठों के घोड़े, ये कहा जाता है कि अगर वो सिंधु नदी का पानी पी के निकलते हैं तो बाकी अपनी प्यास उड़ीसा आके बुझाते थे, और किसी की मजाल नहीं होती थी कि इन मराठों को कहीं रोक दे। ये ताकत थी मराठों की। और मराठों की ताकत ये कि अब्दाली के बेटे को 2 कान पे मार के भगा दिया था। यहां मराठों की, जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतने पावरफुल हैं, पावरफुल रहे, ताकतवर रहे, ये द ग्रेट मराठास जिन्हें कहा गया है, तो ये मराठे जो इतने ज्यादा पावरफुल रहे, अफगानिस्तान में इनके नाम की तूती बोलती थी। एक बार वो घबरा गए थे क्योंकि हिंदुस्तान की पावर, ताकत वो खड़ी हो चुकी थी, जो अब मराठे दावा कर रहे थे शायद, पॉसिबली शायद आनंद पाल, जो कि सुबुक्तगीन के टाइम पर 1986-87 के आसपास कोशिश कर रहा था काबुल पे कब्जा करने की। सोचिए, आनंद पाल, राजा आनंद पाल कोशिश कर रहा था, ये मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स का राजा कोशिश कर रहा था काबुल पे कब्जा करने की और सुबुक्तगीन को भगाकर काबुल पे अपना झंडा लहराने की। या उससे पहले बप्पा रावल जी, जिन्होंने काबुल जीता और अपना झंडा वहां लहराया। रावलपिंडी जो पाकिस्तान के अंदर है ना, वो रावलपिंडी आज भी उस शहर का नाम हमारे वीर योद्धा बप्पा रावल के नाम पे है। ये याद रखना, इतिहास में ऐसी ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि डिमोरलाइज करने वाला थोड़ा सा इतिहास है, वो मैं भी मानता हूं कि एक ही पक्ष की गाथा है। भाई बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई, हमारे लिए पेनफुल है। बख्तियार खिलजी 10-12 लोग गए और पाल वंश के राजा लक्ष्मण सेन, जो है सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन जो थे, उससे गद्दी छीन ली। वो भी हम जानते हैं, वो घबरा गया था। उसके बाद कभी लखनौती वगैरह के ऊपर कब्जा किया। लेकिन यही बख्तियार खिलजी बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया था। 15,000 सैनिकों को लेके अहोम जाता है, आसाम जाता है, और आसाम वाले इन्हें जो धो के मारते हैं ना भाई साहब, 15,000 को गाजर मूली की तरह काटा था। केवल 200 वापस आ पाए थे लगभग। और बख्तियार खिलजी बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया था, और वो रिकॉर्ड है। उसके बाद इन लोगों ने कभी भी ब्रह्मपुत्र नदी क्रॉस करने की औकात नहीं दिखाई, कभी नहीं दिखाई। ये मैदानी इलाकों में तो शेर थे। जब ये राजस्थान गए पिट के आए, और जब ये मराठों से भिड़े पिट के आए, और जब ये अहोम से जाके भिड़े तो पिट के आए। तो ये कहना कि भाई हमारी इतिहास, तो हमें इतिहास के दोनों पक्ष पढ़ने चाहिए। हमें हारने वाला इतिहास नहीं, हमें जीतने वाला इतिहास भी पढ़ना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस लूज ना हो। ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इतिहास में अगर आपको केवल हार दिखाई दे रही है और हर कदम पे आप हारते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनरेशंस डिमोरलाइज हो जाती हैं। इसीलिए उन्हें जो रक्त रंजित भले ही है, लेकिन विजय वाला इतिहास भी पढ़ाना चाहिए कि भैया बप्पा रावल ने काबुल की छाती में लठ गाड़ा था, और पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर है ना, जो इनका आर्मी का हेडक्वार्टर है, उसका इतिहास उठाकर देख लो। राजपूत राजा बप्पा रावल यहां से लठ लेके गए, मतलब तलवार लेके गए थे, लठ तो हमारे हरियाणा में कहते हैं, और ग्वाडाड के आए थे, और वो शहर का नाम आज भी वहां पे है। तो इतिहास उनकी विजय का प्रतीक है। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो काबुल के ऊपर कंट्रोल हमेशा मराठों मतलब ताकत था, और यहाँ जो मराठे थे वो अटक तक पहुंच चुके हैं। और रघुनाथ राव बहुत ताकतवर थे।
वो अब पेशवा बालाजी बाजीराव को लिख रहे हैं कि अब अगला पड़ाव काबुल होगा। वो बॉर्डर मूवी में देखा ना आपने कि सुबह की नाश्ता जैसलमेर में, चाय जोधपुर के अंदर, और फिर दिल्ली अगले दिन तक तो दिल्ली, कल सुबह तक तो दिल्ली पहुंच जाएंगे। समझे? ये ताकत या ये दावा मराठे कर रहे थे। मराठे सोचकर देखिए, और मराठों का खौफ यहां अफगानिस्तान में जबरदस्त लेवल पर हो चुका था कि मराठों ने तो पूरा पंजाब जीत लिया, सिंधु नदी पार करने की तैयारी कर रहे हैं और काबुल आने की तैयारी कर रहे हैं। मराठे क्यों हारे थी पानीपत की तीसरी लड़ाई को, वो हम बाद में देखेंगे। कभी बताऊंगा कि मराठे क्यों हारे पानीपत की तीसरी लड़ाई में। हारे इसलिए नहीं कि कमजोर थे, हारे इसलिए क्योंकि उन्होंने जो अपनी सही ताकत थी उसका कभी इस्तेमाल किया ही नहीं, और हमेशा मतलब उलझ गए। फिर भी हम ये मानते हैं कि मराठों को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब्दाली का नाम अफगानिस्तान में इसलिए है क्योंकि अफगानों में अब्दाली से पहले का इतिहास में कोई भी इतना महान योद्धा नहीं हुआ जिसने अपना साम्राज्य बनाया, और इसीलिए अब्दाली के साम्राज्य का नाम है, इसलिए अब्दाली का साम्राज्य है। और बहुत मजबूत साम्राज्य है, बहुत मजबूत, एक लेवल तक जो अगले लगभग 100-125 साल तक चलता है, जब तक अब्दाली। और इसीलिए मराठों को क्योंकि अब्दाली हरा के गया, तो इसीलिए कहा जाता है अब्दाली के बारे में आज तक अफगानिस्तान में मराठों को लेकर एक कहावत है कि कह तो ऐसे रहा है, दावा तो ऐसे कर रहा है जैसे मराठों को हरा के आया हो। यानी तू इतना ताकतवर है कि तूने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शक्ति को हराया हो, इतने दावे मत कर, तेरे बस की नहीं है। अफगानिस्तान में जैसे हमारे भारत में शिवाजी का नाम बड़े प्राउडली लिया जाता है, महाराणा प्रताप से लेकर क्या नाम है, गुरु गोविंद सिंह से लेकर महाराजा रंजीत सिंह से लेकर सबका नाम जिस तरीके से लिया जाता है, अफगानिस्तान के पास इतने बड़े योद्धा नहीं हैं। हमारे यहाँ पर गजनी को एक लुटेरे की फॉर्म में देखा जाता है, अफगानिस्तान में गजनी का कोई वजूद नहीं है। शहर भी किसी हमारे छोटे मोटे कस्बे से, हमारे यहाँ छोटा, मेरा मानना ही है, हमारे गांव के पास एक कानौर है, तो वो जो कानौर जो है ना, वो छोटा सा जो कस्बा है कानौर, वो सब अर्बन सिटी में जो आता है, वो कानौर एक बहुत छोटा सा इलाका है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, वो कानौर उससे बड़ा है, वो बेरी गजनी से बड़ा है। अफगानिस्तानियों के बीच में गजनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उसे लुटेरे की फॉर्म में देखा गया और गजनी बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट नहीं कर पाया। जो सम्मान अब्दाली का है वो सम्मान किसी का नहीं है। तो यहां पहली ग्लोरियस हिस्ट्री अफगानियों के खाते में यहां ये जाती है कि अफगानी जिस पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। हालांकि इसको रिवर्स किया और महाराजा रंजीत सिंह ने काबुल में लठगाड़ा। काबुल में जो सिख मिलेंगे ना आपको, वो महाराजा रंजीत सिंह के रिप्रेजेंटेटिव्स के फॉर्म में थे, और उसके बाद दोस्त मोहम्मद से लेकर बहुतों की धुनाई कर रखी थी। और हरि सिंह नलवा जो महाराजा रंजीत सिंह के बहुत बढ़िया सिपा सालार होते थे, वो जो शेर का मुंह अपने हाथों से फाड़ के रख देते थे, वो हरि सिंह नलवा के नाम पर काबुल के बारे में ये कहा जाता है कि हरि सिंह नलवे का नाम, मेरा भी नाम वैसे हरि मोहन है, हरि सिंह तो नहीं, हरि मोहन है, तो हरि सिंह नलवा जो है उनका नाम इस तरीके से लिया जाता था कि आज भी काबुल के अंदर ये के बारे में हिंदुस्तान में कहा जाता है कि वहां की औरतें कहती थी अपने बच्चों को कि सो जा बेटा वरना हरि सिंह आ जाएगा, काबुली लैंग्वेज में। इस लेवल पर ग्लोरियस पास्ट, मतलब सोचिए, वो तो एक बात की बात है कि महाराजा रंजीत सिंह ने उनको कंट्रोल किया, लेकिन यहां से अब एंट्री होती है। मैं ये मानता हूं कि अब्दाली और मराठास दोनों के दोनों मिडीवियल फेज के हैं, दोनों के दोनों मध्यकालीन शक्तियां हैं, मिडीवियल पीरियड पावर्स हैं। ये रियल पावर्स या यूं कहें मॉडर्न डे पावर्स नहीं है। मॉडर्न डे पावर्स मैं उसे कहना चाहूंगा जो नेशनलिज्म
या आइडियोलॉजी के बिहाफ पर, रेस के नाम पर नहीं, आइडियोलॉजी और नेशनलिज्म के बिहाफ पर ज्यादा एक्टिव हो या रूल कर रहे हो। तो अफगानिस्तान में पहली मॉडर्न पावर की एंट्री दो तरफ से होती है। हुआ क्या था दोस्तों, दो तरफ से पावर की एंट्री इसलिए होती है कि अगर हम 1739 का पार्ट देखें, 1739 वाले पार्ट में रशिया ने अपना एम्पायर जो है वो यहां इस सेंट्रल एशिया तक फैला लिया था, समझे। और रशियंस जो है जिनकी राजधानी मॉस्को है वो सेंट्रल एशिया तक आ चुके थे। और यहां इस 1839 का बता रहा हूं, और यहां पर ब्रिटेन जो है वो अपना एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश कर चुका था, और सिंधु नदी और यहां सतलुज नदी तक जो है वो ब्रिटेन अपना एम्पायर बना चुका था। यहां से सारे के सारे एरिया पर अपना कब्जा कर चुका था। और ये सब अब जब उसे पता लगा कि भैया ये जो रशिया है ये इस जगह तक पहुंच चुका है, और यहाँ पर दो ही स्टेट बचे हैं, एक अफगानिस्तान और यहाँ ये पूरा रीजन जो था ये था पंजाब। तो ब्रिटिशर्स ने प्लान, और यहाँ इस पंजाब और कश्मीर के अंदर महाराजा रंजीत सिंह का कब्जा था, समझे। अब यहां से ब्रिटिशर्स ने पहली बार, ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर रशियंस यहां आ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो ब्रिटिशर्स ने दिल्ली से अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान भेजने का डिसीजन लिया। लॉर्ड ऑकलैंड होते थे, इस लॉर्ड ऑकलैंड ने अपना फोर्सेस भेजी, और यहां पर 42,000 के करीब ब्रिटिश सोल्जर्स भेजे। यहां ब्रिटिश सोल्जर्स का मतलब कमांडर्स और ऑफिसर्स जो थे वो तो अंग्रेज होते थे, लेकिन सोल्जर्स इंडियंस ही होते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रॉब्लम यहां पर यही थी कि कमांडर ब्रिटिशर्स थे, और उन कमांडर्स को अफगानिस्तान की बेसिक सिचुएशंस के बारे में नहीं पता था। नतीजा उसका ये हुआ कि 42,000 में से 41,999 जो थे वो तो मारे गए। एक जो डॉक्टर था वो किसी तरीके से बच के पंजाब के बॉर्डर के अंदर एंटर करने में कामयाब हो गया। यानी ये डिसास्टर टू ब्रिटिश स्ट्रेटेजी टू अफगानिस्तान था। यानी अफगानिस्तान में ब्रिटिशर्स की जो भी स्ट्रेटेजी रही उसके लिए डिसास्टर था। तो हम ये कहें कि आप फेदर इन द हैट या ग्लोरी की बात करते हैं, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो तो थी ही थी, जिसमें अब्दाली ने मराठों को हराया, और उसके बाद 1839 से के अंदर फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ, और इस फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश फोर्सेस के लगभग 42,000 सैनिकों को मारकर अंग्रेजों को इतनी बुरी तरह हराया था कि अंग्रेज इसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो अफगान वॉर 1878 में करते हैं। यानी अब से 40 साल बाद दोबारा ट्राई करते हैं, उससे पहले नहीं। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर बाद में शुरू होता है, उससे पहले 1888 से 90 के बीच में था, 50 साल के बाद, समझे। अब आप सोचिए 50 साल तक अंग्रेजों में इतनी हिम्मत कभी नहीं रही कि वो अफगानिस्तान के ऊपर आंख उठाकर देख ले, बल्कि बहुत सारे ब्रिटिशर्स तो पॉलिसी ऑफ ग्रेट साइलेंस वाली एक पॉलिसी अपना रहे होते हैं कि अफगानिस्तान के नाम पे ग्रेट इनएक्टिवनेस रखो, कि उसके मामले में दखल मत दो, अफगानिस्तान जो कर रहा है करने दो, उसको जो जैसे करना है, हम उसके बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ये हमारा मानना है। अब आप अंदाजा लगाकर देखो यार, आप खुद अंदाजा लगाकर देखो
कि ब्रिटिशर्स को वो धो दिया, तो अफगानियों को यहां पर दो रिकॉर्ड मिल गए, दो रीजंस मिल गए अपने ऊपर प्राउड फील करने के। ऐसी कौम जिसने इस तरीके से धो धो के मारा हो, ज्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, मोटिवेट करने के लिए उसके पास ये दो रीजंस काफी हैं। अब यहां से ग्रेवयार्ड शुरू नहीं होता, असली कहानी यहां पर शुरू होती है रशिया जब दोबारा से यूएसएसआर के अंदर एंटर करता है। अफगानिस्तान बहुत ही बढ़िया राज्य था जहीर खान के टाइम पर, लेकिन अफगानिस्तान जो पूरे का पूरा है, इस अफगानिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी एक खास बात ये आई कि अफगानिस्तान ने यहां पूरा यूएसएसआर और कोल्ड वॉर के टाइम पर, शीत युद्ध जो था, कोल्ड वॉर, इस टाइम पर अफगानिस्तान ने, यहां पाकिस्तान में अमेरिका है और ऊपर यूएसएसआर बैठा है। सोचकर देखिए, कोल्ड वॉर जब हुआ तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है अमेरिका और यूएसएसआर के अंदर बैठा हुआ है कम्युनिस्ट रेजिम। तो कलेश यहीं से तो है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगानी कबीलों को अमेरिका ने इस्लाम और रिलीजन यानी इस्लाम और वॉर का यानी वेपन का एक कॉकटेल बनाया और ये कहा कि इस्लाम ही युद्ध का नाम है, जिहाद करो, गाजी होगे, शहीद होगे। यहां से इसने आम आदमी को हथियार दे दिए और लड़ने का रीजन ये बताया कि कम्युनिस्ट जो है वो धर्म के खिलाफ हैं और ये जो युद्ध है ये धर्म को बचाने के लिए जिहाद है। देखो, इस दुनिया में कभी और कहानियां सुनाई गई वही अब्दाली और ब्रिटेन को हराने वाली। अमेरिका ने सुनाई कि बहुत तुम वीर हो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो वाली वीर हो और जबरदस्त वीर हो। अब एक तरफ तुमने कह दिया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कि आप बहुत वीर हो और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में उनको उतार रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, एक तो अफगानिस्तान में ट्राइबल एरिया, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि रशिया को, यूएसएसआर को अफगानिस्तान में या अमेरिका ने यूएसएसआर में कैसे हराया या अफगानिस्तान में यूएसएसआर क्यों हारा, और इसीलिए उसे बैठक मतलब ग्रेवयार्ड का नाम दिया गया। तो अभी तो शॉर्ट वीडियो ये बता रहा हूं कि भाई असलियत में इसे नाम दिया गया और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इसके लिए अचीवमेंट था कि मॉडर्न डे पावर यानी यूएसएसआर को आम आदमियों की फोर्सेस ने हरा दिया। मॉडर्न डे पावर, आज की जो पावर्स हैं उसको हरा दिया। अब जब मॉडर्न डे पावर्स को अफगानिस्तानियों ने हरा दिया तो कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रही। सही कसर अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका भी यहां से एक तरीके से सर झुकाए और मात खाए और अपनी फोर्सेस को हवाई जहाज में भर के भागते हुए नजर आया है। तो अफगानिस्तान के अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है कि हम ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर हैं। देखो, पढ़े लिखे नहीं हैं, मॉडर्न एस्पिरेशंस है नहीं। लड़कियों का जो मामला है उसके मामले में आप समझ सकते हैं कि लड़कियों को वो स्कूल तक नहीं जाने दे रहा या जो भी है, लेकिन अलग अलग एम्पायर्स को जिस तरीके से हराया तो उन लोगों में एक कॉन्फिडेंस अलग है। और आम आदमी जो हथियार उठाकर भाग दौड़ रहा है और युद्ध के लिए लड़ने मरने को तैयार है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो एक बात याद रखना दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत आम आदमी की शक्ति के सामने नहीं खड़ी हो सकती। ये जितने भी बड़े बड़े ताकतवर राजा महाराजाओं के तुमने नाम सुने हैं, ये केवल ताकतवर तब थे जब या तो महल के अंदर रहते थे या फिर महल के बाहर अपनी हथियार बंद फौज को लेकर निकलते थे। वरना रजिया जो है वो हरियाणा के कैथल में फंस के मारी गई थी। लोग कहते हैं गुंडों ने मार दी, तो वहां के लोकल से जाकर पूछो भाई, रजिया ठा ले आए थे। ये आम आदमी की शक्ति है
कि रजिया भी अगर फंस जाए ना आम आदमी के गुंडों में या आम आदमी में, तो भाई रजिया को भी निपटा देंगे। ये कॉमन मैन की शक्ति है आम आदमी की, इसलिए इस आम आदमी के सामने कोई नहीं टिकता। और अमेरिका ने इस आम आदमी को ही वेपन्स प्रोवाइड कर दिए। अब पाकिस्तान जो है उसकी समस्या यही है कि वो इस आम आदमी के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान को ये मतलब खड़ा क्या, पाकिस्तान को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आम आदमी की पावर कितनी ताकतवर है, इसे समझे तभी आगे बढ़ पाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस आम आदमी की पावर को ही नहीं समझ रहा, और ये पाकिस्तान जो है इसीलिए फंसा हुआ नजर आ रहा है। उसने पंगे तो ले लिए, लेकिन इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि असलियत में है क्या। अभी तो फिलहाल यही था कि व्हाई अफगानिस्तान इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। आम आदमी भिड़ता है और सरकार कोई फिक्स हो नहीं पाती। आम आदमी भिड़ेगा, सरकार फिक्स नहीं हो पाएगी, तो युद्ध के उस माहौल में बड़े बड़े एम्पायर ढह जाएंगे। यार अफगानिस्तान की तो पाकिस्तान की तो औकात क्या है। तो आगे वीडियो में उसमें बनाऊंगा कि पाकिस्तान जो है वो मतलब अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग डायमेंशंस पे सीरीज बनेगी, और यहां पर पाकिस्तान के लिए ग्रेवयार्ड क्यों है वो आपको कोशिश करूंगा अगले वीडियो में बताऊं, या उससे अगले वीडियो में बताऊं। क्योंकि उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यूएसएसआर क्यों हारा, फिर हमें समझना पड़ेगा कि अमेरिका क्यों हारा, और फिर हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने क्या गलती करी जिस वजह से पाकिस्तान एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुका है कि वहां से निकल पाना पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा है। तो सवाल यही है, और उसका जवाब मैं फिर आपको धीरे धीरे समय के साथ दूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।